प्रेजेंटेशन बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम इनवॉइसिंग को आसान अल्फाज में समझेंगे कि एफबीआर को डिजिटल इनवॉइसिंग के नाम पर क्या दरकार है, उतना डाटा एफबीआर चाहता है कि उसके पास जाए। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कौन सा हमने सेलेक्ट करना है। जो मार्केट में अवेलेबल सोल्यूशन है, 90% सोल्यूशन जो है हमारे पास वो क्लाउड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, या फिर 10% ऐसे लोग हैं जो कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके दे रहे हैं। व्हाट इज डिजिटल इनवॉइसिंग? इसको हम आसान अल्फाज में ऐसे समझेंगे कि रियल टाइम ट्रांसमिशन है इनवॉइस की। इनवॉइस के जो कॉलम है वो सेक्शन 22 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 में लिखे गए हैं। इनवॉइस के डाटे को एफबीआर के पास भेजना है विया एपीआई, जो बेसिकली एपीआई है एफबीआर की तरफ से प्राल ने हमें दी हुई है। और इसके बदले में जो हमारी इनवॉइस जब प्राल के पास जाएगी तो एफबीआर हमें क्या वापस करेगा, हमें वो एक IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगा और साथ QR बार कोड का डाटा देगा। ये दो चीजें हमने बार कोड का डाटा प्रिंट करना है बार कोड इनवॉइस के ऊपर, और इनवॉइस का नंबर रेफरेंस नंबर देना है। और इसके बाद अगर कोई एरर आ गया है तो वो हमें बताएगा जी कि आपकी इनवॉइस अपलोड नहीं हुई, तो इसको दोबारा किसी दूसरे वक्त पर अपलोड कर दें। तो ये बेसिकली एफबीआर की तरफ से हमें रिटर्न होगा। और साथ में जब हम एक इनवॉइस का प्रिंट निकालेंगे, डिजिटल इनवॉइसिंग का लोगो भी अपने इनवॉइस पर प्रिंट करना है। ये बेसिकली आसान अल्फाज में समझने के लिए कि एक शख्स है जो कि डिजिटल इनवॉइसिंग को जारी कर रहा है, यहाँ से इनवॉइस गई एपीआई के पास गई। एपीआई एक सॉफ्टवेयर है एफबीआर का जो कि इस इनवॉइस को ऑथेंटिकेट करेगा, और उसके बाद फिजिकल इनवॉइस डाटा जाएगा एफबीआर के सॉफ्टवेयर में। वहां पर इसको सेव किया जाएगा, इंक्रिप्ट किया जाएगा, साइन किया जाएगा, जो भी एक इसका एक प्रोसीजर है। इनवॉइस नंबर वहां से जारी किया जाएगा और QR कोड दिया जाएगा। और साथ ही जो सेलर है उसका नेक्सस सी ऑटोमेटिकली वहां पर इसमें एंट्री अपडेट हो जाएगी, और जो बायर है उसके नेक्सस ए में भी एंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और फिर एफबीआर के लिए इनवॉइस नंबर वापस जाएगा, और इनवॉइस नंबर के साथ एपीआई से होता हुआ ये इनवॉइस नंबर और बारकोड का जो मैकेनिज्म है, इसका जो नंबर है उस शख्स को आ जाएगा जिसने इनवॉइस को जनरेट करना है। और फिर अपने कंप्यूटर के जरिए इस इनवॉइस नंबर प्लस बारकोड और एफबीआर का जो डिजिटल इनवॉइसिंग का लोगो है इसको अपनी इनवॉइस के पेज पर प्रिंट करते हुए एक शख्स अपनी इनवॉइस जारी कर देगा। अब सवाल होता है जी कि अरे किस शख्स ने डिजिटल इनवॉइसिंग को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें कोई इसी तरह की भी अब कोई रियायत नहीं है। ऑल सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन इन सब ने डिजिटल इनवॉइसिंग को इम्प्लीमेंट करना है। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हो, पोर्टर्स हो, चाहे वो पब्लिक कंपनीज हो। अब इनकी डेडलाइन क्या है? मैंडेटरी इशुएंस ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस फ्रॉम पब्लिक कंपनी इंपोर्टर्स टर्नओवर अबव ₹1 बिलियन के लिए रकम नवंबर 25 थी। टर्नओवर बिटवीन 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन इनके लिए 15 नवंबर थी। और इसी तरह टर्नओवर अप टू 100 मिलियन 1 दिसंबर 2025 थी। और ऑल अदर रिमेनिंग रजिस्टर्ड पर्सन इनके लिए 31 दिसंबर 2025 थी, जो कि अब गुजर चुकी है। अब पेनल्टीज ऑन डिफॉल्ट क्या होगा? अगर डिजिटल इनवॉइसिंग को अगर कोई शख्स अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट नहीं करता तो फिर उस सूरत में ऑडिट का एक्सपोजर है, डिसअलाउंस ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट भी है, और सस्पेंशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंटिल कंप्लायंस के आपके बिजनेस को भी ताला लगाया जा सकता है जब तक के डिजिटल इनवॉइसिंग की कंप्लायंस ना कर दी जाए। और पेनल्टी तो 5 लाख रुपए की हर जगह पर वैसे ही खड़ी है। अब सबसे अहम बात रहेगी कि आपका डाटा कौन सा जाएगा। एफबीआर को आपसे चाहिए क्या? इसमें सेलर का एनटीएन वो ऑटोमेटिकली जब सेलर अपनी इनवॉइस जारी करेगा तो एनटीएन चला जाएगा। बायर का एनटीएन सीएनआईसी, इनवॉइस की डेट, एक्सेस कोड, क्वांटिटी, डेट, सेल टैक्स, टोटल वैल्यू, प्रोविंस, सेल्स टाइप। सेक्शन 22 अभी तक जो आप सेल टैक्स की रिटर्न जमा कराते आए हैं एनएसएससी के तहत, जो डाटा आपने वहां पे फुल पॉइंट्स करना होता है, यही डाटा एफबीआर को चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा डाटा एफबीआर को ना रिक्वायर्ड है, ना ही उन्होंने अभी मांगा है। अब सवाल पैदा होता है जी कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस वाले आ रहे हैं और डिजिटल इनवॉइसिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो फुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है? अगर आप किसी की प्रेजेंटेशन सुनेंगे सॉफ्टवेयर हाउस की तो आपको वो साथ साथ ये भी बताएगा जी कि आपके पास परचेजेस का भी सॉफ्टवेयर होगा, स्टॉक का भी सॉफ्टवेयर होगा, और ऑलरेडी आपके पास एनएक्सएससी को सबमिट करने के लिए तो अभी हमने पिछले पेज में बात की है, ये भी एपीआई के जरिए एफबीआर के रिकॉर्ड में डाटा जाएगा। तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत है नहीं है हमें। सिर्फ इसकी ये वजह है कि हमें जो इनवॉइस की जो एंट्री है उसको हमने एपीआई से कनेक्ट करना है। और हमें जो आखिरी चीज चाहिए वो क्यूआर जनरेटर चाहिए, जो कि सॉफ्टवेयर के तहत जब क्यूआर का कोड हमारे पास आए तो एक्सेल की फाइल में भी अगर क्यूआर कोड अगर एफबीआर हमें जारी करेगा तो एक्सेल भी उसको प्रिंट फॉर्म में ला सकता है, और क्यूआर का जो एक फॉर्मेट है उसमें वो जनरेट हो सकता है। तो ये बेसिकली एक्सेल में भी अगर आप सारा काम करेंगे और एपीआई को अगर कनेक्ट कर देंगे एक्सेल के जरिए भी तो वो भी सफिशिएंट है। फिर बात आती है जी के सॉफ्टवेयर हाउस वाले आपको जो क्लाउड सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो आप यूज करते हैं जी कि आपका डाटा 6 साल के लिए हमने सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है और सेफ रखना है, क्योंकि एफबीआर को आपका डाटा ये सारा रिक्वायर्ड है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली जो क्लाउड सॉफ्टवेयर है उसकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस 30,000 से 50,000 इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। प्लस अगर आपकी 100 इनवॉइस हैं तो आपको 3,000 मंथली देना पड़ेगा। अगर आपकी 100 से 1,000 इनवॉइस हैं तो 5,000 तक देना पड़ेगा। और अगर 1,000 से ज्यादा की इनवॉइस हैं तो आपको 10,000 रुपए तक मंथली आपसे डिमांड किया जा रहा है। तो बेसिकली जो क्लाउड सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है एफबीआर की। ये सिंपल एक्सेल की फाइल के अंदर भी आप डाटा
डाटे को सॉफ्टवेयर हाउस के जरिए अगर आप एपीआई कनेक्ट कर देते हैं तो वो भी काफ़ी है। अगर आपके पास ऑलरेडी डेस्कटॉप वर्जन चल रहा है, उस डेस्कटॉप वर्जन में आप अपने एपीआई को एफबीआर के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने प्रोग्रामर को कह सकते हैं और वो उसको एपीआई के साथ कनेक्ट कर देगा। जिनके पास सवाल पैदा होता है जी कि अभी तक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, ना छोटे ताजर हैं, ना छोटे सेल टैक्स में डिजिटल फ्रॉड है, तो वो क्या करें? तो उनके लिए अहम बात रहे जी कि जो डिजिटल इनवॉइसिंग का जो सॉफ्टवेयर एफबीआर का जो आयरस के अंदर प्रोग्राम है, उसमें मैनुअल एंट्री करने का ऑप्शन पहले दिन से मौजूद था, लेकिन वो बाद में ऑप्शन को ओमिट कर दिया गया। तो उस ऑप्शन को बहाल करें। छोटा ताजर अब इस तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज के हाथों से ब्लैकमेल हो रहा है, इसको बचाया जाना चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है जी कि आपका डाटा हम 6 साल के लिए स्टोर करेंगे, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि सर ये सारा के सारा डाटा एफबीआर अपने पास अब सेव कर रहा है, तो एफबीआर की वेबसाइट से ज्यादा सिक्योर वेबसाइट कौन सी हो सकती है? चाहे कोई सॉफ्टवेयर हाउस का सर्वर ऑस्ट्रेलिया पर है, चाहे न्यूजीलैंड पर है, चाहे दुबई पर है, उसमें हमारा डाटा अगर 6 साल रखा भी जाएगा तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। जो एंट्री मैंने एनएसएससी में कर दी है वो एफबीआर के पास ऑलरेडी सेव है और अगले 10 साल का 20 साल भी वो सेव रहेगी। और एफबीआर मुझे सहूलत देता है जी कि मैं उसको ट्रेंड भी चेक कर सकता हूँ, उसको मैनुअली मैं एक एक एंट्री को निकाल के प्रिंट भी निकाल सकता हूँ और एक उसके अपनी तमाम ट्रांजेक्शन को जो मैंने सेव किए एफबीआर के रिकॉर्ड में उनको भी मैं देख सकता हूँ। तो जब मुझे हर तरह की सहूलत एफबीआर का अपना सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो आयरस के अंदर मुझे मेरी एक एक एंट्री मौजूद है, तो मुझे अलग से सिर्फ एनएसएससी का डाटा सेव करने के लिए हर महीने 5 से 10 हजार रुपए जो मैं दूं उसकी जरूरत नहीं है। क्लाउड बेस्ड डेस्कटॉप क्या है जी कि लो कॉस्ट है, फुल कंट्रोल है। जो शख्स भी आप सॉफ्टवेयर हाउस वाला आपको देगा वो आपका मुकम्मल कंट्रोल आपके पास होगा और आप अपने कंप्यूटर पे बैठकर डेली बेसिस पर एंट्री कर सकते हैं। क्लाउड सॉफ्टवेयर में क्या होगा जी कि हाई कॉस्ट है, 30 से 50 हजार रुपए इसकी इंस्टॉलेशन फीस है, मंथली फीस अलग ली जा रही है। डिपेंडेंसी और सॉफ्टवेयर हाउस असिस्टेंस, जब तक वो सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है तो आपकी उस पर डिपेंडेंसी है। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर हाउस बंद करता है तो बेसिकली ये जो क्लाउड है SaaS बेसिकली ये सर्विस थ्रू सॉफ्टवेयर है। और इसमें ऐसा होता है जी कि आपको एक सॉफ्टवेयर जो सर्वर पर रख के दे दिया जाता है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर बैठकर एक शख्स जब टैक्स गुजार अपनी एंट्रियां करेगा तो उस सर्वर में एंट्री सेव होने लग जाएगी। ये सारी की सारी जो एंट्रीज है बेसिकली ये सर्वर का जो मालिक है वो सॉफ्टवेयर हाउस है। अगर सॉफ्टवेयर हाउस बंद हो जाता है और उसकी वो पेमेंट मंथली एनुअल नहीं करता तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आपका डाटा जो मौजूद है उस सर्वर के अंदर वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो एक ये भी इसका ड्रॉबैक है। सॉफ्टवेयर हाउस वाले आपको क्यों कहते हैं जी कि आप हमारे क्लाउड सॉफ्टवेयर पे आए, की वजह भी रही है कि जी के इंस्टॉलेशन और सेटअप फी उनको मिल रही है। मंथली इनकम मॉडल उनका एक बना हुआ है, वेंडर लॉक इन है कि जो भी वेंडर है अब उनके जिसके पास 6 महीने साल का डाटा सेव हो चुका है वो आपके पास से अब हिल नहीं सकता। और इसी तरह अगर डेस्कटॉप में हम बात करें तो डेस्कटॉप में किसी वक्त भी अगर सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आ रहा, उसमें कोई खामी आ रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डाटा जो सेव है उसमें ऑलरेडी सेव रहेगा। वो शख्स अपने पास किसी दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस को बुला के भी पुराने डाटे के साथ नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। अब एफबीआर ने एक सोल्यूशन दिया था हमें मैनुअल इनवॉइस जनरेटर। ये अब इस वक्त देखें अगर सॉफ्टवेयर में जाके आयरस के तो ये अब बटन मौजूद नहीं है। तो बेसिकली मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम एफबीआर से मुतालबा करते हैं जी कि बटन को इंप्लीमेंट किया जाए। छोटे ताजर भी हैं जिनकी महीने के 10 से 15 एंट्रियां होती हैं और वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है कि डिजिटल इनवॉइसिंग का यूजर मैनुअल का पेज नंबर 7 है, उसमें जब ये ऑप्शन मौजूद है तो अब आयरस ऑप्शन को निकाल देना मुनासिब नहीं है और इससे 80% टैक्स पेयर को डिजिटल इनवॉइसिंग इंप्लीमेंट करने में रिलीफ मिलेगा। तो फिर दूसरी सूरत हाल देगा जी कि एक्सेल का कंप्लीट दे दिया जाए एफबीआर की जानब से जिसमें एपीआई मैक्रो सर्विस दे और इस तरह भी 80% तक टैक्स पेयर हैं जो कि सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं कर सकते डिजिटल इनवॉइसिंग पर अपने टैक्स बुकला के जरिए आ सकते हैं। और फिर कंक्लूजन ये है कि जी के डिजिटल इनवॉइसिंग इज कंप्लायंस टू नॉट अ बिजनेस ट्रैप। तो आपने इसको सिर्फ कंप्लायंस करनी है। आपने देख लिया कि जी कि हमें सिर्फ 10 से 15 एंट्री हैं जो एफबीआर को भेजनी है। इसके लिए हमें मुकम्मल अकाउंटिंग सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटा सा कारोबार है आपका, उसके लिए आपको क्या जरूरत है जी कि आप उसका स्टॉक मेंटेन करें, सॉफ्टवेयर के अंदर आप परचेज को करें। आपका पहले मैनुअल सिस्टम चल रहा है, उस मैनुअल सिस्टम को आप इंप्लीमेंट करते रहे। सिर्फ एफबीआर की हद तक हम मुतालबा करें जी के सेल टैक्स का हमें एनएसएससी को अपलोड करने का टेम्पलेट मौजूद है। इसी तरह डिजिटल इनवॉइसिंग को भी अपलोड करने के लिए जो एपीआई से इंटरनेट करे ऐसा हमें एफबीआर एक्सेल की फाइल की सूरत में सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करे या फिर हमें जो हमने देखा है जी के बटन की सर्विस दे। अब जो यूजर मैनुअल है इसको मैं आसान अल्फाज में डिजिटल इनवॉइसिंग को इंप्लीमेंट करने का तरीका समझाऊंगा कि जी के सिंपल सा काम है, इसमें कोई साइंस नहीं है। अगर आप में से कोई शख्स सिंपली भी अगर कंप्यूटर को जानता भी है तो डिजिटल इनवॉइसिंग को खुद भी अपने पास से इंप्लीमेंट कर सकता है। उसके लिए एफबीआर अपने एक एक्सेल की फाइल का टेम्पलेट दे दे जिसके जरिए ये सारे के सारा प्रोसेस एपीआई के जरिए इंटरनेशन हो सके। ये बेसिकली डिजिटल इनवॉइसिंग का यूजर मैनुअल है 1.5 है और इसमें तमाम तफसील एफबीआर की तरफ से दी गई है जी कि आपने कैसे इंप्लीमेंट डिजिटल इनवॉइसिंग को आरएस के थ्रू करना है।
इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, ये हम बात कर चुके हैं। स्कोप में इसके सिर्फ एफबीआर क्या चाहता है जी कि आपका सॉफ्टवेयर एपीआई से इंटीग्रेट हो जाए और जो रियल टाइम इनवॉइसें एफबीआर के पास जानी शुरू हो जाए। और तीसरे नंबर पर वो आपसे क्या चाहता है जी कि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो फौरी तौर पर आप पराल की हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करें। और ये एफबीआर खुद बता रहा है जी कि सिस्टम आपको क्या फंक्शन देगा, रियल टाइम इनवॉइस मैनेजमेंट होगी और आप व्यू कर सकते हैं डेली, मंथली, क्वार्टरली, सीमलेस इंटीग्रेशन विद एफबीआर ब्रॉडर टैक्सेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे की सारी इन्वाइसें आपकी ऑलरेडी वहाँ पे सेव हो रही है, तो फिर आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में इन्वाइसों का डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पास ये डिजिटल इन्वाइसिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और आरएस में जाकर फिर एपीआई इंटीग्रेशन वो आपसे पूछेगा। साथ में यूज़र मैनुअल इन्वाइस इंटीग्रेशन है, ये ऑप्शन अभी एफबीआर ने उम्मीद कर दिया, डिलीट कर दिया। इसके लिए हम लेटर लिखेंगे एफबीआर को इंशाल्लाह के जी कि इस ऑप्शन को दिया जाए ताकि छोटे जो ताजर हैं कारोबारी हजरात है वो मैनुअल एंट्री करके भी सॉफ्टवेयर के जरिए ही अपनी एंट्रियों को एफबीआर तक पहुंचा सकें। और फिर एपीआई इंटीग्रेशन में क्या आपने करना है, इसमें पराल को आपने एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर सेलेक्ट करना है। अगर इसके अलावा किसी दूसरे को आप करेंगे तो उसकी फ़ीस होगी। और इसमें जो आपने डाटा देना है, सिंपली सिर्फ इतना डाटा देना है जी कि आपका जो शख्स जो की पर्सोनल है जो एफबीआर के साथ रब्ते में रहेगा उसकी मालूमात इधर आएंगी। प्लस आपने अपनी बिज़नेस की नेचर बतानी है कि आपकी नेचर क्या है और फिर क्या क्या आपने काम करने हैं, आपके किस नेचर के काम हो रहे हैं, सेक्टर आपने वो डिफ़ाइन करने हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि एक ही आपने टिक करना है, एक से ज़्यादा भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद एफबीआर आपसे आईपी एड्रेस मांगेगा जो कि फ़िक्स आईपी एड्रेस होना चाहिए। फ़िक्स आईपी एड्रेस का जो मफ़हूम है वो ऐसे है कि जैसे हमारा फ़िक्स आईपी लैंडलाइन नंबर हुआ करता था, मोबाइल नंबर है, जब भी मैं कॉल करूँगा मेरे मोबाइल नंबर जो मेरा मखसूस नंबर है उसी से कॉल जाएगी और अगर किसी ने मुझे कॉल करनी है तो उसी पे ही मुझे कॉल आएगी। इसी तरह इंटरनेट के लिए भी एक आईपी एड्रेस होता है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। और आईपी एड्रेस का क्या काम होता है, ये बेसिकली जब भी हम कनेक्ट करते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ तो उस वक्त जो भी लाइन अवेलेबल होती है वो हमें प्रोवाइड कर दी जाती है और उस लाइन के जरिए हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो फिक्स आईपी एड्रेस मुहैया करने की भी सर्विस देता है जो कि 300 से 500 या फिर 1000 रुपए तक मंथली की बेस पर मिल जाती है। 3 तक आईपी एड्रेस आप दे सकते हैं। अगर एक वकील का है तो वकील अपना आईपी एड्रेस फिक्स दे देगा। अगर एक टैक्स पेयर का अपना है या टैक्स पेयर के दूसरे किसी दूसरे जगह पर ऑफिस है उसका स्टाफ का है तो वो 2 3 और इसी तरह के 2 3 से ज़्यादा है आपने आईपी एड्रेस देने तो फिर एक्सेल की फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड करके इसमें आईपी एड्रेस को आप ऐड करके 4 5 10 जितने भी आईपी एड्रेस आप देना चाहते हैं जो फिक्स हैं यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपके जो आईपी एड्रेस होंगे वो एफबीआर के सिस्टम में अपडेट हो जाएंगे और उसके बाद जब भी इस कंप्यूटर के अलावा जिसका आईपी एड्रेस से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं अगर इस सॉफ्टवेयर को आप चलाएंगे तो एफबीआर उस एंट्री को या इनवॉइस को रिसीव नहीं करेगा, ना ही रिस्पॉन्स करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका उस कंप्यूटर पे होना जरूरी है जिसका आईपी एड्रेस आपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हासिल किया हुआ है। और इसका ये फायदा होगा जी कि जितने भी वीपीएन के जरिए कोई नॉर्वे, कोई बेल्जियम, कोई अमेरिका से बैठकर 2 नंबर इनवॉइस ऐड कर रहा था अब वो काम खत्म हो जाएगा। और ये जो काम हो रहा था जी के इसी तरह के किसी का सेल टैक्स नंबर हैक कर लिया और उसके बाद वो शख्स फौत हुए भी 10 साल हो गए हैं तो उसकी इनवॉइसें जनरेट करते हुए कारोबार करते रहे लोग, वो काम भी अब बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके जितने आपने बिजनेस सेक्टर आपने सेलेक्ट किए थे, एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है। सैंडबॉक्स का मतलब होता है जी कि अभी ये ट्रायल है आपकी, अभी आपकी एंट्री जो होगी वो एक ट्रायल बेसिस पे होगी, डेमो होगा कि एफबीआर चेक करेगा जी कि आपकी जो एंट्रियां आ रही हैं क्या वो ठीक फॉर्मेट पे आ रही हैं और क्या वो एफबीआर के प्रोटोकॉल्स को मैच करती हैं, एफबीआर का स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। तो आपको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रहते हुए काम करना है और आपने कुछ इनवॉइसों को अपलोड करना है। अपलोड करते हुए ख्याल जरूर करना है जी कि जितने भी आपने सेक्टर सेलेक्ट किए थे उस सेक्टर के मुताबिक आपने एक एक इनवॉइस को सिलेक्ट करना है और इस तरह आपने अपलोड कर देना है। ये देखें अब आपके सेक्टर वाइज इनवॉइसें आपकी अपलोड हो गई हैं। जैसे ही एफबीआर समझेगा जी कि आपकी एफबीआर ये जो इनवॉइसें हैं बिल्कुल ठीक हैं तो आपको पहले उसने एक सैंडबॉक्स एपीआई दिया था, अब आपको वो प्रोटेक्शन एपीआई का एक नंबर देगा। ये नंबर जो होगा आपका प्रोटेक्शन एपीआई, ये आपने अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करना है। प्लस आपका फिक्स आईपी एड्रेस आपने अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करना है। तो ये सॉफ्टवेयर और ये आपके जो एपीआई का जो जो प्रोटेक्शन की होगी, इस की के जरिए जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे
तो वो सीधी एफबीआर के सिस्टम में एपीआई पास करेगा और आपकी इनवॉइस को ऐड कर देगा। ये अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर का ऑप्शन है, इसका भी वही सेम तरीका कार है, लेकिन इसका जो अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर है, ये सारा काम वो खुद करेगा और उसकी वो फीस चार्ज करेगा। आखिर में है कि जी कि आपका जो DICR है मैनुअल है, ये कंप्लेन करने का तरीक़ेकार है। जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है और आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो आपने फौरी तौर पर इधर उस प्रॉब्लम की डिटेल्स को अपलोड कर देना है। इसमें 2 तरह के ऑप्शन है, अगर तो वो इंटीग्रेटर है तो उसका ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटर का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर की तरफ से रिक्वेस्ट चली जाएगी और ईमेल वगैरह वही रहेगा जो आपने टेक्निकल शख्स का जो ईमेल वगैरह ऊपर दिया था, तो उसी ईमेल के जरिए ही ये सारी कम्युनिकेशन आपकी होगी। इसमें जो एफबीआई से जो फ्रिक्वेंट सवाल पूछे गए हैं, उसमें जो मेजर जो चीज़ है वो है कि जी हाउ डू आई असेस द डिजिटल इन्वॉइसिंग सिस्टम, यू कैन असेस द सिस्टम विया द IRS पोर्टल यूजिंग रूरल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, navigate to digital invoicing from the dashboard, detailed documentation available on FBR वेबसाइट। और फिर चौथे नंबर पे जो अहम सवाल है जिसका एफबीआर ने ऑप्शन ख़त्म कर दिया है कि व्हाट आर द 2 इंटीग्रेशन मोड्स अवेलेबल। एक पहले नंबर पे एपीआई इंटीग्रेशन फॉर ऑटोमेटिक रियल टाइम इनवॉइस सबमिशन, कि आप एपीआई के ज़रिए कि अपना की लेंगे, पहले सैंडबॉक्स की ले आपको एपीआई की मिलेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन एपीआई की मिलेगा और इस तरह अपने सॉफ्टवेयर से रियल टाइम आप एंट्री करेंगे। दूसरा था कि मैनुअल इनवॉइस जनरेटर, जिन लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं था, ये उन लोगों के लिए फैसिलिटी थी कि ऐसे शख्स जो कंप्यूटर नहीं रखते या सॉफ्टवेयर ही जिनके पास नहीं है, वो मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड फंक्शनलिटी के साथ। तो एफबीआई से फिर हम आखिर में ये बात करेंगे, तकाजा करेंगे जी कि ये ऑप्शन बहाल किया जाए। बहुत सारे 80% जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद हैं उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटे ताजर हैं, छोटे कारोबारी हजरात हैं, वो इस मैनुअल एंट्री के जरिए अपनी रिटर्न को जमा कराने का फ़ायदा उठा सकें। ना फिर एफबीआर एक्सेल की एक फ़ाइल दे दे जिसमें एपीआई इंटीग्रेशन का मैक्रो मौजूद हो और उसमें वो शख्स अपना प्रोडक्शन का एपीआई डाले और इसके ज़रिए एफबीआर के साथ कम्युनिकेशन कर ले। इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन का अख्ताम करूँगा। किसी दोस्त का कोई अगर सवाल हो, राय इसमें से कोई पेचीदगी अगर उसको सभी समझ ना आई हो, तो हमें वो यूट्यूब की वीडियो के चैट में आकर मैसेज कर सकता है। इंशाल्लाह उनको हम आंसर भी करेंगे और मसाइल का भी हल करेंगे।